नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प के खास कार्यक्रम सफर में। और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार शुक्ला। और आज हम आपका परिचय एक ऐसे इंसान से करवाएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, और वो नाम है अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। इसके साथ ही वह कवि और लेखक भी हैं। अमिताभ ठाकुर नेशनल आईटीआई फोरम के संस्थापक भी हैं। और यही नहीं, अमिताभ ठाकुर अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारे सहयोगी ज्ञान प्रकाश की पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं ज्ञान प्रकाश। हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी। जानते हैं उनके सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आप सर। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और बैचलर कहाँ हुई? देखिए, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे पिता बोकारो, जो अब झारखंड में हो गया है, जब मैं युवा था उस समय बिहार का हिस्सा था, तो वहाँ स्टील प्लांट में इंजीनियर थे। इस कारण हम लोग की प्राथमिक जो स्टडी है वो बिहार में हुई, बोकारो में हुई। बोकारो से मैंने 12वीं तक की क्लासेस पास किए। उसके बाद मेरा चयन आईआईटी कानपुर में हो गया। वर्ष 1985 में मैं कानपुर चला आया। कानपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एमटेक किया, इधर आईपीएस में आया। और मुझे लगता है कि इस प्रकार अपने जीवन के प्रारंभिक 15-16 वर्ष के बाद, मैं तब से सन 85 से मैं लगातार उत्तर प्रदेश में ही हूँ। और कुछ ऐसा संयोग रहा कि आईआईटी से ही मैंने पढ़ाई भी की और बाद में मेरा कैडर भी यूपी हो गया। तो अब मैं तो यही मानता हूँ कि मैं पूरी तरह उत्तर प्रदेश का हो गया हूँ। सर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि आप बिहार प्रांत के रहने वाले हैं। बिहार प्रांत में कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो मूल निवास है, यानी मेरा पैतृक निवास है, जहाँ से अभी भी हम लोग की आमद दरफ्त है, वह बिहार में सीतामढ़ी जो है। सीतामढ़ी वह जिला है जो मिथिलांचल जिसको कहते हैं, मिथिला जिससे आप सभी परिचित हैं, जो भगवान श्री राम का जो ससुराल का क्षेत्र माना जाता है, जहाँ मिथिला नरेश जनक जी का स्थान है, उसी का सीतामढ़ी, उसी में एक जिला है। सीतामढ़ी सीता जी के नाम पर ही है। ऐसी मान्यता है कि वहीं पर सीता जी प्रकट हुई थी। और उसके बगल में ही नेपाल में हमारा जो गांव है वह बिल्कुल नेपाल की तराई में है। मेरे गांव से आप पैदल भी नेपाल जा सकते हैं। थोड़ी दूर पर लगभग 20 किलोमीटर पर हमारे गांव से जनकपुर है। जनकपुर वह स्थान है जहां सीता जी का निवास होता था। मान्यता है वहाँ सीता जी का बहुत ही भव्य मंदिर है। यह वह स्थान है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, प्राथमिक रूप से, पैतृक रूप से। लेकिन समय के साथ वहाँ मेरा प्रवास उतना नहीं रहा। बाद में जैसा मैंने आपसे कहा, मैं बोकारो चला आया, फिर उसके बाद मैं यूपी चला आया। इस प्रकार मेरी यात्रा चलती रही। सर, आपका जो पहली पोस्टिंग हुई, पहली पोस्टिंग से लेकर रिटायरमेंट तक जो आपका जीवन काल रहा है, और उसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे वो स्ट्रगल लाइफ? देखिए, जाहिर सी बात है कि मैं कोई बहुत बड़े घर का नहीं था, कोई गरीब भी नहीं था। हमें कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे पिता इंजीनियर थे, मेरी माँ लेक्चरर थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं कोई सड़क पे था। लेकिन कोई मैं वैसे भी नहीं कि हम लोग बहुत ही धन धान्य से पूर्ण रहे हों। उस लिहाज से फिर हमने जो अपनी मेहनत की, ईश्वर ने साथ दिया, ईश्वर की अनुकंपा रही, इस सेवा में चयन हुआ। तो जब शुरू में आया तो मैं इस सेवा की क्या सच्चाइयाँ होती हैं, क्या राजनीति इससे जुड़ी हुई है, क्या इससे हकीकतें जुड़ी हुई हैं, किस प्रकार कथनी और करनी का अंतर है, किस प्रकार संविधान कुछ कहता है, नेता उसको कुछ और समझते हैं, इन बातों से शनह शनह में रूबरू होते गया। देखा, अपनी आंखों से देखा। शुरू में तो जैसे कहते हैं कि सावन के क्या कहते हैं, गधे को या किसको कहते हैं कि हरा ही हरा दिखता है। तो शुरू में तो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, रुमानी लगती थी। फिर मान लीजिए साथ में कोई गनर घूम रहे हैं,
जिप्सी मिल गई, कार मिल गया, ये हो गया, जिसको हम लोग पुलिस में यूपी में फॉलोवर कहते हैं, फॉलोवर मिल गए। तो हर चीज़ बड़ा प्यारा और आनंददायक ही लगता था। लेकिन वह जैसा कहते हैं कि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं आती है, तो उसकी कीमत जब अदा करने की बात आने लगी तो फिर मैं विद्रोह करता गया धीरे धीरे, और एक प्रकार से मेरी विद्रोही मैं कहूँगा रेपुटेशन, छवि बनती गई। शुरू में तो मैं जैसे कहिए कि विधायक आ गए, विधायक भी नाराज ना हो जाए, उनको जैसे जो आजकल शब्द चलता है बैलेंस कर लें, तो विधायक को बैलेंस कर लिया, मंत्री बड़ी चीज मानता था। फिर समय के साथ मैंने विधायकों और मंत्रियों को भी उतना ही बड़ा मानना शुरू किया जितना आम नागरिक। यह बात विधायकों को, मंत्रियों को, सत्ताधारी पार्टियों को पसंद नहीं थी, और होने ये लगा कि जैसे आज की तारीख में आप विपक्ष में हैं तो आप मेरी बड़ी तारीफ करते थे कि सर आप बहुत अच्छे हैं, और सत्ताधारी पार्टी वाले रुष्ट रहते थे, क्योंकि मैं ये कहता था और करता भी था कि मैं 19-20 तो होने दे सकता हूँ। आप सत्ताधारी पार्टी में हैं तो आपके प्रति 20 हो जाएगा, यहाँ तक तो मुझे मतलब जैसे चूंकि आप सत्ता में आए हैं, आपसे लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा है, यहाँ तक तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं 10-20 नहीं कर पाऊंगा। मैं जिसको कहते हैं जिंदा मक्खी मैं निगल नहीं पाऊंगा। अन्याय एक सीमा के बाहर, यानी कि जो रीजनेबलनेस के बाहर नहीं हो पाएगा। यह बातें उनको नागवार लगती थी, और मेरा ये अनुभव रहा है कि शनह शनह दिनानुदिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनमें गंदगी बढ़ती ही चली गई, उनकी इच्छाएं बढ़ती ही चली गई। जैसे शुरू में मुझसे भी पहले जो मैं सुनता रहा हूँ, जैसे कांग्रेस के जब समय रहता था उस समय अनुरोध होते थे, बाद में आदेश होने लगे। और मुझे याद है कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जब मैं एसपी बलिया था उस समय मुझे याद है कि बसपा का शासन था, और मुझे याद है वहाँ के जो जिला प्रमुख या जो उनको क्या कहते हैं वो आए थे मेरे पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हम लोगों को कुछ ऐसा करना है कि अब कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग जिलों की होनी है, जिले में थाना अध्यक्षों की। हमने कहा ठीक है, आप अपनी राय बता दीजिए, उसको हम देख लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आपको उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम लिस्ट लाए हुए हैं, आपको केवल साइन करना है। जाहिर सी बात है कि हमने उनसे लिस्ट रख लिया और कभी साइन नहीं किया, मेरा ट्रांसफर हो गया। तो समय के साथ ऐसी स्थितियां, और अब मैंने सुना है कि इस मौजूदा सरकार में तो स्थितियां बद से बदतर हो गई हैं। अब तो मतलब क्या कहने, लेकिन उससे पहले ही मेरा मेरी सेवा में मुझे बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया, जिसको कह सकते हैं लात मार के बाहर कर दिया गया। तो मेरी सेवा समाप्त हो गई। मैं उसका कभी अफसोस नहीं करता। तो संभवतः ईश्वर को कुछ अच्छा ही मंजूर था, उन्होंने मुझे फिर एक नया रास्ता दिखाया। मैंने सामाजिक काम शुरू किया, मैंने राजनीतिक रूप से सक्रियता शुरू की है। मुझे वहाँ की जैसे जो बंदी जीवन था उससे तो कई गुना बेहतर लगता है कि मैं आज़ाद भाव से मैं लोगों की जो भी बन पा रहा है सेवा कर पा रहा हूँ, सत्य और न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर पा रहा हूँ। मुझे इस बात में बेहद खुशी है और मैं इसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। यद्यपि जो मेरी बर्खास्तगी हुई उसको मैं स्वीकार नहीं करता, कानून स्वीकार नहीं करता, मोरली स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह जो मुझे निकाला गया वह निकाला जाता है उन स्थितियों में जब कोई अफसर यह माना जाता है कि कार्य के योग्य न हो। आप देख सकते हैं, न तो शारीरिक रूप से मैं अक्षम दिख रहा हूँ, न मानसिक रूप से अक्षम दिख रहा हूँ, जिसको कहते हैं फिजिकली और मेंटली फिट हूँ पूरी तरह से, मात्र इसीलिए कि तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मुझे अपने लायक नहीं पा रहे हो, तुम्हारी बातें नहीं मान रहा हूँ, तुम्हें मैं दिक्कत का लब लग रहा हूँ, इसीलिए निकाल देना। यह उस कानून का हिस्सा नहीं है, ऐसा इन लोगों ने किया और मैं इसे पूर्णतः अन्यायपूर्ण मानता हूँ। सर आप उनके अगेंस्ट भी गए होंगे फिर? मैंने उस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया है, मुकदमा चल रहा है, सवाल जवाब का दौर चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि मुकदमा लंबे चलते हैं और कानूनी दाव पे चलने होते हैं। सरकारें बहुत मजबूत होती हैं, इनके पास बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, हमारे जैसे छोटे लोगों को
दबाने के लिए, नेस्त नाबूद करने के लिए करोड़ों खर्च कर सकते हैं। तो अभी मुकदमा चल रहा है, मैं उसको लड़ रहा हूँ। लेकिन यह भी सही है कि मौजूदा समय में अब वो मेरी प्रथम प्राथमिकता नहीं रह गई है। ये मुझे पेंशन दे रहे हैं, मेरे और मेरी पत्नी का उसमें ठीक ठाक गुजारा हो जा रहा है। अब मैं उसको लेके बहुत परेशान नहीं हूँ और मैं राजनीतिक कार्यों में पूरी तरह लिप्त हूँ। सर, एक छोटा सा सवाल हमारा ये है कि जैसा कि सोशल मीडिया और तमाम लोगों से पता चला है कि आप एक अच्छे लेखक एंड कवि भी हैं, तो आपकी कोई किताब मार्केट में है क्या सर? देखिए, मार्केट में तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने कुछ किताबें लिखी वो प्रकाशित हुई, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उसके प्रकाशक कोई बहुत बड़े लोग नहीं थे। इसीलिए मतलब जो है वो प्रकाश को मार्केट में है कि नहीं। मेरी कुछ कविता संग्रह भी दो मैंने लिखे, एक मैंने कहानी संग्रह लिखा, एक मैंने कुछ दिन के लिए अध्ययन अवकाश लिया था IIM लखनऊ जो है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उस पर भी मैं गया था अध्ययन करने। तो वहाँ भी मैंने एक बुक लिखी थी, वह मार्केट में है मेरी जानकारी में, द फ्रेश ब्रू करके। उस किताब का में सार ये था कि मैनेजमेंट पढ़ने वाले वो लड़के जो कि ट्रेडिशनल पाथ को यानी पारंपरिक मार्ग को त्याग करके एक नई दिशा में, जैसे कि आप बताओ कि कुछ IIM तो सब जानते हैं कि बहुत ही श्रेष्ठ संस्था मानी जाती है, वहाँ के छात्रों को लाखों रुपए तनख्वाह पर उनकी नौकरी शुरू होती है। लेकिन कई उसमें ऐसे वहाँ होते हैं, सिरफिरे हर जगह होते हैं, जो एक नई राह चलना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों के बाद उनमें से जैसे वहीं एक महिला है जो मुंबई चली गई, बहुत अच्छी गायिका है वहाँ की IIM लखनऊ की, कोई है जो लेखन कार्य में चले गए, कोई है जो साधु बन गए। तो इस तरह के जो गैर पारंपरिक रास्तों में जो लोग गए, उनकी जीवनी हम लोगों ने लिखी थी द फ्रेश ब्रू नाम से। सर, आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? देखिए, आदर्श के रूप में यदि कुछ नाम लिए जाए, एक नाम तो जाहिर सी बात है कि कोई आदमी मात्र एक व्यक्ति से अनुप्राणित नहीं होता है और किसी व्यक्ति से पूरी तरह सहमत भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो पति पत्नी और पिता पुत्र और जैसे रिश्तों में भी पूर्ण सहमति कभी नहीं होती है। लेकिन जो कुछ आदर्श जिनसे मैं अनुप्राणित होता रहा, उनमें मेरी समझ में मैं महात्मा गांधी से बहुत कुछ मैंने भी सीखा, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने सीखा, और विवेकानंद जी से सीखा, सरदार भगत सिंह से सीखा। मैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मेरी भी गलतफहमी थी कि वह एक आराम तलब किस्म के, या मतलब जैसे कि कहिए कि एक रूमानियत की जिंदगी जीने वाले व्यक्ति थे, जो कि बहुत उनकी एक छवि बनाई गई थी। लेकिन मैंने यह जब मुझे जेल में रहने का सौभाग्य मिला, मौजूदा सरकार ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं जेल में रहूं, तो मैंने उनकी तमाम किताबें पढ़ी जो उन्होंने स्वयं जेल में लिखी थी। क्योंकि वो तो तब मुझे मालूम चला, मैं नहीं जानता था कि वो 9 बार जेल गए थे और 9 साल 9 महीने जेल रहे थे। उस व्यक्ति ने जेल में जो अद्भुत किताबें लिखी, तो मैं कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक, मैं ये कहूँगा कि मुझे उनके प्रति आस्था जगी। तो वह भी मेरे लिए बहुत सारी बातें उनके, देखिए जैसे कि आज के समय की बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है लोग, अब जैसे मान लीजिए अब एक नई सरकार है, एक नया विधान चल रहा है, तो जाति और धर्म पे बंटवारे की स्थितियाँ चल रही हैं। लेकिन नेहरू ने हमेशा, वो अधार्मिक थे, उनका कहना था कि धर्म कुछ नहीं होता, उनकी अपनी सोच थी। लेकिन यह जरूर है कि उन्होंने कभी धर्म में अंतर नहीं समझा, उन्होंने धर्म को लड़ाने की बात नहीं समझी। इस प्रकार की जो बातें थी वह उनमें अद्भुत थी, और इस रूप में मैं उनको भी मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। सर, हमारा जो सवाल है वो ये है कि अधिकार सेना के आप संस्थापक हैं, आपने ये बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? अधिकार सेना एक राजनीतिक पार्टी है और 2-3 तरह से इसका उद्देश्य है। एक तो राजनीतिक पार्टी सामान्यतया से जो होती है राजनीति में लोगों के साथ भागीदारी करना, लोगों को सहयोग देना, एक तो हमारा यह कार्य है। दूसरा हमारा कार्य यह है कि जो हमारे खास बिंदुओं पर, जिनके कारण आपने कहा कि इस देश में 2000 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं,
तो आखिर अधिकार सेना की जरूरत क्यों थी या किसी भी नई पार्टी की जरूरत क्यों थी? तो उसका एक खास उद्देश्य हम लोगों की पार्टी का है कि एक तो यह इसके लोगों में अधिकार भाव जगाना। आप किसी भी नेता को देख लीजिए, वह कभी नहीं चाहता कि लोग सक्षम हों, लोग सुदृढ़ हों, लोग अपने अधिकारों को जानें। वह चाहता है कि वह पराधीन अवस्था में रहें, मानसिक पराधीनता में रहें। वह उनके पास दौड़े आवे और वह उनको कौड़ियाँ फेंकते रहे, वो उनको बीनते रहे। सारे अधिकार आम जन को हैं। हमारे संविधान ने कहा हम भारत के लोग, नेता और अफसर वह इसके मेरी निगाह में वो दलाल बने हुए हैं सत्ता के, ताकत के, जो आम नागरिकों की ताकत है। तो आम नागरिक इन बातों को समझे कि हमारी ताकत क्या है, हमारी पूंजी क्या है, हमारी धरोहर क्या है, संविधान ने और कानून ने हमें क्या क्या हक व अख्तियार दे रखा है। तो एक तो हमने उसके लिए हमारे प्रमुख हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है कि उनमें यह भाव आए, यह जागरूकता दे। दूसरा है कि हम अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, ये 3 शब्द हैं जिनसे मुझे नहीं लगता कि कुछ ताकतवर लोगों को छोड़ दीजिए तो कोई आदमी इनसे दिनों दिन रूबरू न हो रहा हो। कई तो जैसे बड़े बड़े अफसर तक अपने में किसी और पर अत्याचार कर रहे हैं। जैसे आप पुलिस वाले देखते हैं, पुलिस का सिपाही आपसे बदतमीजी कर रहा है, थाने का दरोगा सिपाही से बदतमीजी कर रहा है, उससे अत्याचार कर रहा है, दरोगा को एसपी अपने ऑफिस में बुला के माँ बहन कर रहा है, एसपी को डीजी माँ बहन कर रहा है, डीजी को मंत्री माँ बहन कर रहा है। अत्याचार अन्याय से हर व्यक्ति जो है गुजर रहा है। तो उन अत्याचार और अन्याय का विरोध हो, उस भ्रष्टाचार का विरोध हो। अब मैं आज जैसे मैं इस जगह रुका, यहाँ मुझे तमाम चीजें मालूम चली, छोटी छोटी चीजें, जैसे तौलिया है, यहाँ पर ये जो सफाई है, इनका पैसा आता होगा, कहाँ जा रहा है? इस तरह लगभग हर जगह की स्थिति यही है कि छोटे से लेकर बड़े तक जहाँ जो पा रहा है वो हड़प रहा है, दूसरे जान तक नहीं रहे हैं। तो उस प्रकार भ्रष्टाचार का विरोध हो तो हम इन्हीं मौलिक बिंदुओं पर, इन्हीं मूलभूत बिंदुओं पर हम कार्य करना चाहते हैं। सर एक सवाल छोटा सा अभी जहन में आ गया, तो ये है कि अभी आगामी मेयर का चुनाव आने वाला है। जैसा कि आपने बताया कि हमारी राजनीतिक पार्टी है अधिकार सेना, तो क्या मेयर के चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में होंगे? देखिए, जब हम राजनीतिक पार्टी हैं तो हमारे प्रत्याशी होंगे। हम लड़ने से हिचकने वाले लोगों में नहीं हैं। हम लगातार लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हारेंगे, इससे हम बहुत अधिक प्रभावित नहीं हैं। और जो है जीत हार से ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम लड़ेंगे, हम निश्चित लड़ेंगे। हम अच्छे से अच्छा प्रत्याशी देना चाहेंगे और अच्छे से अच्छा प्रत्याशी से हमारा संदर्भ यही है जो हमारे पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों पर विश्वास करता हो, उसके अनुरूप जीवन जी रहा है। तो हमारे अगर अच्छा वो भी सही है। एक दूसरा पहलू है कि अभी हम बहुत छोटी इकाई हैं, अभी हम शैशव काल में हैं। यह नहीं है जैसे बड़ी पार्टियों के बारे में हम सुनते हैं कि एक पोस्ट के लिए उनके यहाँ 50 प्रत्याशी होते हैं, एक फूल 50 माली। हमारे पास तो कई फूल है, कई माली हमें नहीं मिल रहे हैं, ये भी बात सही है। लेकिन उसके बाद भी हम बेतहाशा मालियों के लिए नहीं दौड़ेंगे, हम उन्हीं को चुनेंगे जो हमें अच्छे दिखेंगे और जो लड़ना चाहेंगे उनको हम लड़वाएंगे। ये हमारी नीति है और हम इसी पर चलेंगे। सर शहीदों की धरती शाहजहांपुर पे आज आपका आगमन हुआ है, तो इसका क्या मेन उद्देश्य है आने का? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी है, शाहजहांपुर शहीदों की धरती है, यह बिस्मिल की धरती है, अशफाक साहब की धरती है। इस जगह पे आना अपने आप में गर्व का विषय है। यहाँ पर अधिकार सेना को सामने ला पाना, उसकी कार्य का पर्यवेक्षण करना, लोगों तक अधिकार सेना को पहुँचाने में अपना सहयोग करने की कोशिश करना, जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारा दायित्व होता है। क्योंकि मैं एक तरह से पर्यवेक्षक भी हूँ अपने पार्टी के लोगों के कार्यों का, उस दृष्टि से मेरा यहाँ आगमन हुआ। सर अहम सवाल और अंतिम सवाल हमारा है, जो कि दर्शक लोग हमारे जानना चाहेंगे। आपको कई युवा जो है आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, जैसे कि IPS PCS की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यह मैसेज देना चाहूँगा
कि यदि प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए यदि मैसेज हो, अलग से मैसेज हो, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये श्रेष्ठ सेवाएं हैं और आप उसके लिए प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं साहब तरीका बता दिए, तरीका कुछ नहीं है। जिंदगी में कुछ हासिल करने का मेरी निगाह में सिवाय मेहनत के और कोई तरीका नहीं है। भाग्य एक अलग चीज़ है। अब जैसे कि भाग्य उस तरह से है कि कोई आदमी कोई किसी बहुत बड़े खानदान में पैदा हो जाता है, और आप अपने देश में भी देखते हैं, पैदा हो गया भाई तो उसके भाग्य है, उसने सब कुछ उसी दिन पा लिया। लेकिन सामान्यतया लोगों के लिए सिवाय मेहनत के इस रास्ते से गुजरने के अलावा कुछ नहीं है। मेहनत कीजिए और जब सेवा में आइए तो जो सेवा की मूल भावनाएं हैं उनको पूरी तरह दरकिनार मत कर दिए, जैसे कि अभी तमाम लोग किए पड़े। सर, अधिकार सेना के संस्थापक की हैसियत से आम जनता के लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप मेरी किसी बात को न मानिए, न स्वीकार कीजिए, हमें किसी लायक न समझिए, हमें बुरे नहीं होगा, हमें कष्ट नहीं होगा, लेकिन आप इस बात को जरूर समझिए, मानिए, जानिए कि अधिकार सारे संविधान और विधान ने आपको दिए हैं। आप किसी के गुलाम नहीं हैं। आप अपना हक मांगिए, आप भीख न मांगिए। आप हर प्रकार के अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध कीजिए। जब तक आप स्वयं को कायर और कमजोर समझेंगे तब तक यह चलते रहेगा। तो आज आपके बीच में स्वच्छ छवि, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी से मुलाकात कराई। आपने सुना उनकी जुबानी, उनके आदर्शों को सुना, उनके विचारों को सुना। मिलते हैं अगले दिन अगले एपिसोड में अगली शख्सियत के साथ। देखते रहिएगा एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प।